स्टार्ट। ईकॉम पार्ट फर्स्ट, ईएफएम पेपर सेकंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इट्स रोल इन बिजनेस डिसीजन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यवसाय अर्थशास्त्र की कौन कौन सी परिभाषाएं दे रखी हैं, और व्यवसायिक अर्थशास्त्र के बिजनेस डिसीजन में इसकी क्या भूमिका है, या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। ये एक चैप्टर है, अपना पहला चैप्टर है, उसका हम आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसाय अर्थशास्त्र ये पेपर सेकंड है, और उस पेपर सेकंड के अंतर्गत सिलेबस जो पहला चैप्टर दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, वह है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है ये दो शब्दों को मिलकर बना है, एक तो है बिजनेस और दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस का मतलब तो क्या, व्यवसाय। अब व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय का मतलब है कि कोई भी व्यापार, वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करना, या अपना दुकान करना, या कोई व्यापार जो है वो एक स्थान से दूसरे माल करके बेचना, ये सब बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। कोई इंडस्ट्री है, कोई फर्म है, या मान लीजिए आप कोई दुकान खोलते हैं, तो ये सब बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, और अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं दे रखी हैं। और जैसे एडम स्मिथ ने जिसको धन का विज्ञान कहा है, किसी ने इसको आर्थिक कल्याण से संबंधित कहा है, किसी ने इसमें वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव्स हैं, चुनाव का तरीका बताया है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी जो आवश्यकता हैं वो असीमित होती हैं, चाहे व्यक्ति की आवश्यकता है, चाहे फर्म की आवश्यकता है, चाहे उद्योगपति की आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं अधिक होती हैं, लेकिन उनके पास जो साधन हैं वो साधन सीमित मात्रा में होते हैं। तो हमारे पास में जो सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों से हम असीमित अवस्था की पूर्ति करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन सीमित साधनों का हम अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहते हैं। तो इस बात का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ये जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, इसको कई अर्थशास्त्री प्रबंध के अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि व्यवसाय के अंतर्गत जो मैनेजरियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र के आधार पर हम ले सकते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक पहलू होता है और एक होता है व्यवहारिक पहलू। तो इसमें व्यवहारिक जो पहलू हैं वो हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहली डेफिनेशन है जॉयल डील के अनुसार, व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विषय है जो बताता है कि आर्थिक विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णयों में उपयोग कैसे हो सकता है। यानी कि जो जॉयल डीन है, इन्होंने कहा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, इट इज ए सब्जेक्ट, एक विषय है जो बताता है कि आर्थिक विश्लेषण, इकोनॉमिक जो एनालिसिस हैं वो प्रबंधकीय जो डिसीजंस होते हैं उसमें कैसे उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो मैनेजर डिसीजन लेने होते हैं उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस के माध्यम से किस प्रकार से इसका हम उपयोग कर सकते हैं, यही क्या है व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। इसी को कुछ लोग प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरी परिभाषा दे रखी है यहाँ पर, वेट्स एवं पार्किंसन के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन है। सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन है, यानी कि जो फर्म है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आचरण का अध्ययन है, वेट्स एवं पार्किंसन ने कहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो निष्कर्ष है, या इसकी जो उचित परिभाषा है, या जो मीनिंग है, वो आप इस रूप में लिख सकते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की ही एक विशिष्ट शाखा है। यानी कि व्यवशास्त्र क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है, एक स्पेशल ब्रांच है, जिसमें सामान्य आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग व्यवसाय प्रबंधकों द्वारा, सामान्य जो आर्थिक सिद्धांत हैं उनका प्रयोग व्यवसायिक प्रबंधकों द्वारा, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, जो बिजनेस मैनेजर्स हैं, उनके द्वारा व्यवहारिक एवं वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो व्यवहारिक समस्या हैं या जो वास्तविक समस्या हैं उनको हल करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रबंधक भावी नीतियों का निर्माण कर योजना बना सके। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो इन समस्याओं को हल करने के लिए
भावी जो नीतियां हैं उनका निर्माण कर योजना बना सके। यानी कि जैसे मान ली कोई फर्म है बिक्री करना चाहती है, अभी जैसे दीपावली का समय आने वाला है, तो दीपावली पर हम कितनी डिमांड होगी, किस तरह से हम बिक्री कर सकते हैं, तो उसके लिए योजना बनाता है। व्यवहारिक जो समस्या हैं, अभी जैसे कोविड-19 का समय चल रहा है, तो लोग भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, या और दूसरे जो तरीके हैं डिमांड को हम और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो यानी कि जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, जो वास्तविक जो समस्या हैं, जो वास्तव में प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है, या इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, या जो व्यवहारिक जो समस्या हैं उनका समाधान करने के लिए ये जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो इन टॉप मैनेजमेंट के जो व्यक्ति हैं, जो प्रबंधकीय जो व्यक्ति हैं, उनको सहायता करता है। तो इस प्रकार से नटसेल में हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो व्यवहारिक समस्याएं हैं व्यवसाय के अंतर्गत, उन समस्याओं को या जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए वहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट है, वहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनके लिए एक योजना बनाने का काम करता है। यानी कि उनको डिसीजन लेने में हम सहायता करते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वह आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। यानी कि बिजनेस डिसीजन में बिजनेस व्यवसाय के अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग यानी कि नियोजन में और निर्णय लेने में सहायता करता है। अब प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना, कि किसी भी को कार्य को करने से पहले हम उसके एक कार्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, यही आपकी योजना होती है। और उस योजना के आधार पर आपको डिसीजंस जो भी क्रियान्वयन है वो आपको करना पड़ता है। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो किसी व्यवसाय के लिए योजना बनाने में सहायता करता है। जैसे मान लीजिए आपको योजना बनानी है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, या बिक्री का किस प्रकार से करनी है, तो ये सब चीज़ें व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं कि उनको भावी नियोजन बनाने के लिए सहायता करता है। दूसरा आता है हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, पूर्व अनुमान लगाने में सहायता करना है। फोरकास्टिंग का मतलब पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान यानी कि कोई भी जो व्यावसायिक फर्म है वो पहले से ही अनुमान लगा के चलती है कि किस वस्तु का उत्पादन करें, मार्केट में डिमांड क्या आने वाली है। जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम आने वाला है, तो पहले से अनुमान लगा के चलते हैं कि हमें किस वस्तु की गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, या किस वस्तु का हमें ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए। अभी जैसे कोविड-19 आया तो पहले मास्क का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, या और दूसरी जो दवाइयाँ हैं उनके लोग पीपी किट हैं, या और दूसरी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। तो वो पहले से ही फोरकास्टिंग करके चलते हैं कि अब चूँकि पूरे विश्वव्यापी ये महामारी फैल रही है, तो इसमें किस तरह की डिमांडें क्रिएट हो सकती हैं, लोगों का किस तरह का खान पान रहेगा, किस तरह का पहना हुआ, क्योंकि जो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने वाली जो दवाइयाँ हैं या जो औषधियाँ हैं उनका ज़्यादा डिमांड आने लगी है। तो उसी प्रकार से यानी कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें वास्तविक जो समस्याएं हैं या जो व्यवहारिक जो चीज़ें हैं उनके आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं, कि फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस प्रकार की उत्पादन करना चाहिए, कितना उत्पादन करना चाहिए, किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, किस जगह माल ज़्यादा बिक सकता है। इस तरह से ये फोरकास्टिंग करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज, यानी कि जो व्यवसायिक नीतियाँ बनाने में भी सहायता करता है। व्यवसायिक जो नीतियाँ हैं उनके निर्माण में भी सहायता करता है व्यवसाय अर्थशास्त्र। अब व्यवसाय को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं कि आपको उधार बिक्री करनी है या नगद बिक्री करनी है, या आपको जो आफ्टर सेल सर्विसेज किस प्रकार से देनी है। यानी कि बिजनेस जो पॉलिसीज हैं वो चाहे उत्पादन से संबंधित पॉलिसीज हैं, या श्रम लेबर पॉलिसीज हैं, या क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित पॉलिसीज हैं, तो उन पॉलिसीज को बनाने में, उनके निर्माण करने में ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट बोलते हैं हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में सहायक, क्योंकि जो व्यवसाय है वो विभिन्न प्रकार के एक संगठन के अंतर्गत है, उसमें विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं। मान ली बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से कुशलतापूर्वक उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहता है कि किसी भी व्यावसायिक फर्म के अंतर्गत एक यदि सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन होगा
तो निश्चित रूप से वो फर्म ज़्यादा सफल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हेल्पफुल कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण में सहायता करते हैं। अब फर्म का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मैक्सिमम अर्न प्रॉफिट, तो लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य होता है। तो लाभ को अधिकतम करने के लिए हम एक ये बोल कि यदि आपकी कॉस्ट कम होगी, लागत नियंत्रण यदि आप करते हैं तो आपकी बिक्री ज़्यादा कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है वो इनकी सहायता करता है। अब कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिस जगह उत्पादन किया जा रहा है उस उत्पादन की लागत को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वेस्टेज टाइम हो रहा है, जो आइडल टाइम है, वो ये नीति बना सकते हैं कि जो श्रमिक हैं कितने घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे इस समय खाली बैठा रहता है, या मान लीजिए पावर चली गई उसके कारण से श्रमिक खाली बैठा हुआ है, या मशीन में कोई टूट फूट हो गई है उसके कारण से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यानी कि लागत को नियंत्रित करने के बहुत सारे टेक्निक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स से दे रखी हैं, तो उनका प्रयोग करके और जो व्यावसायिक फर्म है वो अपनी लागत को नियंत्रित कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसमें समन्वय स्थापित करने में भी बिजनेस इकोनॉमी सहायता प्रदान करता है। अब जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे किसी भी जो फर्म है या कोई इंडस्ट्रीज हैं वो वस्तु का उत्पादन करती हैं। अब वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन तीनों में यदि कोऑर्डिनेशन होगा तो फर्म की सफलता अधिक अच्छी मानी जाती है। क्योंकि मान लीजिए आप जिस वस्तु का उत्पादन करना चाह रहे हैं, मार्केट में जिस वस्तु की डिमांड है उसके लिए जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया वो कोई दूसरी क्वालिटी का आ गया तो आपके क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो माल आपका नहीं बिक पाएगा। तो इन तीनों चीज़ों में यानी कि जो कच्चा माल जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में क्या होना चाहिए, इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो ही व्यवसाय की सफलता होती है। तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के माध्यम से इन विभिन्न गतिविधियों में आपस में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण में सहायता। ये सबसे बड़ी बात है कि बाजार में चूंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, तो बाजार में वही वस्तु बिकेगी जो क्वालिटी में अच्छी होगी और उसकी कीमत कम होगी। तो आपको जो प्राइस तय करनी है ये मार्केट के अध्ययन करके, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स की सहायता से आप कॉम्पिटिटिव प्राइस का निर्धारण कर सकते हैं जिससे कि माल आपका बाजार में आसानी से बिक जाए। क्योंकि कई संस्थाएं क्या करती हैं कि डंपिंग का सहारा लेती हैं, राशि उत्पादन का सहारा लेते हैं। कहीं की जैसे चाइना के हैं वस्तुएं आप कई बार देखते हैं बहुत सस्ती मिल जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कई देश एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो लागत से भी कम कीमत में माल बेच देते हैं। तो कोई डंपिंग का सहारा तो नहीं रहा है। यानी कि ये सारी मार्केट सर्वेक्षण करके जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है कि किस प्रकार से कीमत का निर्धारण करें, कि किस राष्ट्र में क्या कीमत है, दूसरी जो फर्म है वो क्या कीमत वसूल कर रही है। ये मार्केट के स्टडी करके, सर्वेक्षण करके और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है कि किस प्रकार से कीमत का निर्धारण किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस टैक्सेशन, जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि करारोपण से संबंधित समस्या है उनको सॉल्व करने में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स से हेल्प करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं और बिजनेस जो मैन है, ये व्यवसाय फर्म है, उस पर बहुत सारे कर लगते हैं। पहले तो जैसे वेट है, एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है और आजकल आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसकी रेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स की क्या होंगी, टैक्सेशन रेट्स क्या हैं, उसके बाद आपको इनकम टैक्स लगता है या कॉर्पोरेट टैक्स आपको लगता है। तो बहुत सारी जो करारोपण की जो समस्या हैं वो सबका समाधान बिजनेस इकोनॉमिक्स किया जाता है। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो कुछ सिद्धांत दे रखे हैं उन सिद्धांत के आधार पर आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखे इसमें यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो सरकारी नीतियां हैं उनके प्रभाव का विश्लेषण करने में उपयोगी हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब जो सरकारी नीतियां हैं उनका प्रभाव उस बिजनेस के ऊपर क्या पड़ने वाला है उससे विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी तय करती है कि उसकी ब्याज दर क्या होगी, रेपो रेट क्या है,
या बैंक रेट क्या है, तो उसका प्रभाव, चूँकि कंपनियां या बिजनेस बैंकों से लोन लेती हैं तो उनकी लागत ज़्यादा आती है यदि ब्याज दर ज़्यादा होंगी, या मान लीजिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, फिजिकल पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन किस प्रकार से लगाती है, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, आयकर है या जीएसटी रेट से यदि बहुत ज़्यादा है तो उनका विश्लेषण करने में ये सहायता करता है कि इसका इस व्यवसाय के ऊपर या अपनी कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, मान लीजिए लेबर से संबंधित पॉलिसीज हैं, अब एक बार आपने लेबर को रख लिया, उसको निकाल नहीं सकते हैं, या उसके कल्याण के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अभी जैसे कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि यदि कोविड के कारण से हम किसी व्यक्ति की छुट्टी नहीं करेंगे, उसकी सैलरी में कमी नहीं करेंगे, लेकिन कब तक हम इस प्रकार की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बार बार चेंज होती रहती हैं, आती रहती हैं, उनको विश्लेषण करके और उनको उपयोगी साबित होता है, उनको किस प्रकार से उसका प्रभाव संस्था के ऊपर या व्यवसाय के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, संचार में सहायक, हेल्पफुल। यदि आप देखते हैं कि बिजनेस जो है वो बिना कम्युनिकेशन के संभव ही नहीं है, कम्युनिकेशन की संचार सुविधा, आजकल की जो संचार सुविधा है ये तो बहुत ही एक तरह से रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति हो गई है, और इस क्रांति के युग में हम जो बिजनेस हैं वो कम्युनिकेशन, यदि आपका सेटअप बहुत अच्छा है तो वो कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 अभी आया है तो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का काम कर रही हैं, अब उनके पास में जो नेटवर्क की सुविधा है या इंटरनेट की जो सुविधा है या जो कंप्यूटर है या लैपटॉप्स हैं या स्मार्टफोन हैं, उनके आधार पर ही अब बिजनेस हो रहा है, काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम का काम किया जा रहा है। यानी कि बिजनेस के अंतर्गत भी इंटरकॉम की यदि सुविधा है, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान यदि प्रॉपर वे में होता है, यानी कि हम जो सूचना देना चाहते हैं वही सूचना वहाँ पर सामने तक पहुँच रही है, तो व्यवसाय की उन्नति ज़्यादा होती है। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये संचार सुविधाओं को विकसित करने में उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए उसमें सहायता करता है, उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि जो बाहरी जो दबाव हैं वो बिजनेस के ऊपर पड़ते हैं, उनको समझने में बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। जैसे राष्ट्रीय आय है, व्यापार चक्र है, विदेशी व्यापार है, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं तो इनका भी, या जो पॉल्यूशन की स्थिति है, आजकल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करें। अभी जैसे विश्वव्यापी एक आर्थिक जो मंदी है इस कोविड के कारण से आई है, उसका भी बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तेजी मंदी आती रहती है। विदेशी व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, कई बार दूसरे देश आयातों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, निर्यातों पर प्रतिबंध कर देते हैं, यानी कि भारी जो शक्तियां हैं उनको समझने में बिजनेस इकोनॉमिक्स सहायता करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है एक जो व्यवसाय की फर्म है उसकी जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको समाधान करने में सहायता करता है, क्योंकि व्यवसाय का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना या अपने जो साधन है उन सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करना। हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अधिकतम उपयोग करके और संस्था को कैसे कुशल बना सकते हैं। तो ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक प्रकार से प्रबंध के अर्थशास्त्र भी माना जाता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि संस्था को किस प्रकार से कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।